सादृश्यता की अगर मैं बात करूं, सादृश्यता के अंदर सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई एनालॉजी क्या है? एनालॉजी होता ये है कि आपको कोई भी दो वर्ड्स जैसे दिए जाते हैं, पहले एक वर्ड का रिलेशन दूसरे वर्ड से होगा और फिर थर्ड वर्ड का रिलेशन हमें निकाल करके फोर्थ का हमें निकालना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन दिया जाता है और थर्ड का फोर्थ से रिलेशन हमें निकालना होता है, ठीक है। तो होता क्या, अब इसके अंदर काफी तरीके की होती है, काफी बार वर्ड्स दे दिए जाते हैं, कभी कभी अल्फाबेट दे दिए जाते हैं, कभी नंबर्स दे दिए जाते हैं, इस तरीके की अलग अलग एनालॉजीज आपको दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूं तो आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एलिमेंट, जो भी पेयर आपको दिया हुआ पहले तो रिलेशनशिप निकालना होता है, फिर उसके बाद कंप्लीट करना होता है उस पेयर को, ठीक है। तो पहले आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है और उसके बाद उस पेयर को आपको कंप्लीट कर देना है। बेसिकली यही दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, या फाइनल तरीका होता है इस क्वेश्चन को हमेशा करने का। सबसे पहले रिलेशनशिप निकालना और उसके बाद सेकंड वाले पे उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पर वर्ड एनालॉजी। इसको आप वर्ड एनालॉजी कह सकते हैं और इसको वर्ल्ड एनालॉजी भी कह सकते हैं। वर्ल्ड का मतलब संसार वाला वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर संसार की सारी चीजें आ रही हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग वर्ड एनालॉजी भी कह सकते हैं। अब वर्ड एनालॉजी के अंदर काफी बार शब्द ऐसे देखे जाते हैं जो कि आपके जीएस से रिलेटेड है। ये जो वर्ड एनालॉजी है बेसिकली ये आपकी जीएस से रिलेटेड ही है। आपको इंडिया दे दिया जाएगा, उसका कैपिटल दे दिया जाएगा, करेंसी, कैपिटल, कुछ भी चीज उठा करके इसके अंदर आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आइए जरा कुछ नजर मारते हैं कि किन किन चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी पूछ ली जाती है वर्ड एनालॉजी के अंदर। तो वर्ड एनालॉजी के अंदर एक तो सिनोनिम्स वर्ड आ जाते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है, समानार्थी शब्द जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद कुछ एंटोनिम वर्ड्स आ जाते हैं। एंटोनिम का मतलब हो जाता है विलोम, ठीक है, मतलब अपोजिट हो गया, जैसे गहरा, उथला, सूचना, नजरअंदाज, ठीक है, नोटिस करना, इग्नोर करना, क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। और सिनोनिम्स कौन से हो गए जो एक जैसे हो गए, किस चीज की डेर्थ या स्कार्सिटी एक जैसा हो गया, वैकेंट या एम्प्टी एक जैसा हो गया, ठीक है। तो ऐसे काफी बार ये शब्द भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं। और क्या आ जाता है, कंट्री और कॉन्टिनेंट पूछ लिया जाता है, जैसे इंडिया एशिया के अंदर, ब्राजील साउथ अमेरिका, फ्रांस यूरोप, कनाडा नॉर्थ अमेरिका, किसी एक का दिया जाता है और दूसरे का पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, जैसे इंडिया के आगे एशिया लिख देगा और फिर ब्राजील के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि ब्राजील का जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका है, तो ये अगर आपको पता होगा तो आराम से आंसर बता पाएंगे आप। तो बेसिकली ये जितना भी देखा जाए तो ये इसमें कहीं ना कहीं जीएस का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, ठीक है। आगे इसी के अंदर बात करूं, कंट्री एंड कैपिटल आ जाती है। देश दिया हुआ है, उसकी राजधानी आ जाती है, जापान टोक्यो, नेपाल काठमांडू, इटली रोम, रशिया मॉस्को, किसी का भी कंट्री कैपिटल आ जाएगा। अगला क्या है, स्टेट और कैपिटल है, कोई भी स्टेट दिया हुआ है उसका कैपिटल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उड़ीसा, भुवनेश्वर, किसी का भी कैपिटल पूछा जा सकता है। कंट्री और करेंसी आ जाती है, आपको एक कंट्री के दिया जाएगा, मोल लिया जाएगा, यूएसए में डॉलर चलता है, तो बताइए ग्रीस में क्या चलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यूरो चलेगा। थाईलैंड बाht, म्यांमार के अंदर क्या चलते हैं, इस तरीके से ये हो जाता है। इसके बाद में कंट्री और पार्लियामेंट का नेम आ जाता है काफी बार, देश और उसकी संसद का नाम क्या है। इंडिया को पार्लियामेंट कहते हैं, ईरान में मजलिस कहते हैं, रशिया में डूमा कहते हैं, यूएसए में कांग्रेस कहते हैं, अलग अलग नाम है। कंट्री और रिवर का रिलेशन काफी बार आ जाता है, इस देश के अंदर ये रिवर बहती है तो इस देश के अंदर कौन सी रिवर बहती है। इंडिया गंगा है, चाइना हवांग है, ब्रिटेन में थैमस है, ठीक है। एनिमल और यंग वंस आ जाते हैं काफी बार। यंग वंस का मतलब हो गया उनके बच्चे, जानवर और उनके बच्चे, जो भी जानवर है और उसका बच्चा क्या हो रहा है, जैसे कैट किटेन, स्टैग फॉन, टाइगर कब, इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद क्या है, एनिमल थिंग्स एंड देयर कीपिंग प्लेस, बर्ड्स आइवरी के अंदर, ठीक है, फिश एक्वेरियम के अंदर, बीज एपरी के अंदर, एनिमल जू, इस तरीके से मतलब आपको दिया जाता है जानवर और उनको रखने का स्थान, के कौन सा जानवर है उसको कहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे दिया हुआ मेल और फीमेल, कोई भी मेल है तो उसका फीमेल क्या है, डॉग है, बिच, हॉर्स, मेयर, लॉयन, लॉयनेस, स्टैग, डॉय, ठीक है। इसके बाद वर्कर और टूल, कौन सा वर्कर है और वो क्या टूल का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जैसे कारपेंटर है, सौ बढ़ई बई जो होगा वो आरी का इस्तेमाल करेगा, मजदूर है वो फावड़े का इस्तेमाल करेगा, राजमिस्त्री है वो प्लम लाइन का इस्तेमाल करेगा, वॉरियर है तो वो तलवार का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो कौन सा कर्मी और वो क्या टूल यूज कर रहा है। प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल,
जो भी फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है उससे पहले उसका रॉ मटेरियल क्या रहा है। जैसे पेपर बन के तैयार होता है तो वो पल्प से बन के तैयार होता है, फर्नीचर बना वो वुड से बना, फैब्रिक बना वो यान से बना, तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और किस रॉ मटेरियल से बन रहा है, ठीक है। वर्कर और वर्किंग प्लेस, कौन सा वर्कर है और वो कहाँ काम करेगा, उसी जगह क्या है। शेफ है किचन में काम करेगा, एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्वेटरी में काम करता है, वेटर जो है तो रेस्टोरेंट में काम करता है, ठीक है। इस तरीके से लॉयर कोर्ट में काम करता है। क्वांटिटी और यूनिट पे क्वेश्चन आता है, मात्रा और इकाई, क्या मात्रा है उसकी, क्या क्वांटिटी है और उसकी यूनिट क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस, ओएचएम, प्रेशर, पास्कल, टेम्परेचर, डिग्री, इस तरीके से ये दे दिया जाता है। आगे इसी के अंदर अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया क्या इंस्ट्रूमेंट है और क्या उसका मेजरमेंट है, उपकरण और उसके मापने की क्षमता, ठीक है। थर्मोमीटर, टेम्परेचर, एनोमीटर, विंड, सीस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, ठीक है, ऐसे सबका आपको दिया हुआ है। इसके बाद टूल एंड एक्शन, टूल एंड एक्शन का मतलब हो गया क्या टूल है और उस पर क्या एक्शन हो रहा है। माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाई, शील्ड, गार्ड, स्पून, फीड, ठीक है। उपकरण और क्रिया कौन सी हो रही है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद स्टडी एंड टॉपिक, किस बारे में आप स्टडी कर रहे हैं और क्या टॉपिक है, ठीक है। जैसे बर्ड्स की स्टडी करने को ऑर्निथोलॉजी बोला गया, फॉसिल्स की स्टडी करने को ये बोला गया, इंसेक्ट के लिए एंटोमोलॉजी, सॉइल के लिए पेडोलॉजी, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी, तो सबके लिए आपको दी हुई है कौन सी किसके लिए स्टडी है। आगे बात करूं इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब हो गया वो व्यक्ति जो जहां पर रहता है, कौन सा व्यक्ति और वो कहाँ रहता है। माउस है होल में रहता है, एस्कोमो जो होता है इग्लू में रहते हैं, ठीक है। सोल्जर्स बैरक में रहते हैं, तो ऐसे सबका रहने का स्थान कौन कहाँ पर रहता है। गेम्स एंड प्लेइंग प्लेस, कौन सा गेम है उसको किस जगह पर खेला जाता है, क्रिकेट पिच पर, टेनिस कोर्ट पर, स्केटिंग रिंग पर, कौन सा खेल कहाँ पर हो रहा है। इसके बाद में स्पोर्ट्स प्लेयर, स्पोर्ट्स दिया होगा और उसका प्लेयर कौन सा है, टेनिस सानिया मिर्जा है, बैडमिंटन साइना नेहवाल, हॉकी संदीप सिंह, ये दिया होता है। स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स टीम, मतलब कौन सा स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजीज क्या है। जैसे स्मैश जो बोला जाता है ये बैडमिंटन और टेनिस के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, ठीक है। होम रन बोला जाता है बेसबॉल के लिए, डायमंड बोला जाता है बेसबॉल के लिए, सबके लिए अपने अलग 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 है। पेनल्टी कॉर्नर होता है हॉकी के अंदर, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज है। इसके बाद स्पोर्ट्स एंड देयर कप, कौन सा स्पोर्ट है और उसके लिए कौन सा कप होता है, ठीक है। गोल्फ होता है राइडर कप, ठीक है। फुटबॉल के लिए दुरंत कप होता है, बैडमिंटन के लिए ऊबर कप होता है। एनिमल और उनका साउंड, कौन सा एनिमल है और वो क्या साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है। लॉयन राउर कर रहा है, हॉर्स नीइंग कर रहा है, डॉग बार्क कर रहा है, फ्रॉग क्रूक कर रहा है। हर एक एनिमल का कौन सा साउंड हो रहा है ये भी आपको देखना है इसमें। अगला कंट्री एंड नेशनल गेम, कौन सा कंट्री है और उसमें कौन सा नेशनल गेम होता है। ब्रिटेन के अंदर क्रिकेट हो रहा है, इंडिया हॉकी, यूएसए बेसबॉल, जापान जूडो, सबके आपको इसके अंदर दिए हुए हैं कंट्री और उनके नेशनल गेम्स दिए हुए हैं। इसके बाद कंट्री और नेशनल एम्बलम दिया हुआ है, कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है किसका, ठीक है। इंडिया का लॉयन कैपिटल है, यूके का रोज है, सबके आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। अब यहीं पर आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पोर्ट्स कप के बारे में चीजें आती हैं, अवार्ड्स के बारे में, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोशल फैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, फेमस पर्सनैलिटीज, ये सारे के ऊपर आपसे वर्ड एनालॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ये WORD सिर्फ वर्ड ना समझें, ये WORLD वर्ल्ड समझें इसको आप, क्योंकि संसार की जितनी चीजें हैं वो सारी इसके अंदर पूछी जा सकती हैं। बिल्कुल देखिए वही चीज हो रही है इसके अंदर कि जो भी चीज है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, हर चीज इसके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए इसके लिए इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपका जीएस का पार्ट अगर बहुत अच्छा है तो बड़े आराम से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला होता है अल्फाबेट एनालॉजी। अब अल्फाबेट एनालॉजी जो होती है वो अल्फाबेट्स पर आधारित होती है। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें अल्फाबेट लेके, जैसे बोल रखा है ABC, तो अगले में लिख दिया DEF, अब फिर उधर दे दिया आपको PQR, अब अगला आपको पूछा गया है तो अगला हो जाएगा STU। तो इस तरीके से आपको अल्फाबेट के बीच में निकालना होता है, ठीक है। आगे इसी के अंदर आता है नंबर एनालॉजी। अब नंबर जो होता है, नंबर 4 तरीके पे आधारित होता है। कैसे? चूजिंग अ नंबर, चूजिंग अ सिमिलैरिटी रिलेटेड पेयर, ठीक है। और इसी तरीके से 4 पार्ट्स ये वाले हो जाते हैं नंबर एनालॉजीज वाले। इसके बाद अगले में जो होता है, जो पार्ट 4 है इसका, लेटर और नंबर दोनों को मिला करके दिया गया है। मतलब
पहले नंबर आपने अलग पढ़ा था, अल्फाबेट अलग पढ़ा था, अब इसके अंदर दोनों को मिक्स करके दे दिया जाता है, अक्षर और संख्या क्या सादृश्य, ठीक है, एनालॉजी। ये इस तरीके से यहाँ पर ये बना दिया गया है, ठीक है। तो ये बन गया लेटर और नंबर एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें रहती हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर पहले पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझते हुए तब क्वेश्चंस को हमें करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आया है, क्या टेम्परेचर थर्मोमीटर, बिल्कुल इस तरीके का हो गया, वही मापने वाली चीज हो गई, कौन सा किससे नापा जा रहा है। टेम्परेचर थर्मोमीटर, तो ह्यूमिडिटी के लिए क्या होना चाहिए, तापमान। थर्मामीटर, तो आर्द्रता किससे नापी जाएगी, ह्यूमिडिटी किससे नापी जाएगी। ऑप्शंस दिए गए थे स्पेक्ट्रोमीटर, सीस्मोमीटर, हाइग्रोमीटर या ऑस्मोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, सीस्मोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर ऑस्मोमीटर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर देखते हैं जी। चलिए, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सिंपल सा रूल है, ठीक है। क्या भाई, टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यूज करते हैं, ऐसे ही ह्यूमिडिटी नापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रोमीटर से हमें पता चलता है कि आर्द्रता कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, एज टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर, सिमिलरिटी ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द हाइग्रोमीटर। तापमान थर्मामीटर और आर्द्रता जो नापी जाती है, तापमान को हम लोग थर्मामीटर द्वारा नापते हैं, ठीक है, और आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर के माध्यम से नापते हैं। तो हाइग्रोमीटर इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आया है दूसरा नंबर, क्या एबडक्ट, किडनैप, तो सॉलिसिट के लिए क्या होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए थे रिक्वेस्ट, बैन, स्क्वेंडर या फिर अलॉट, ठीक है। अपहरण करना, बंधक बनाना, और फिर दिया है निवेदन करने के लिए क्या होना चाहिए, अनुरोध करना, प्रतिबंध, अप्यय या आवंटित, ठीक है। एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन को देखते हैं जी। चलिए, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, अपहरण करना और बंधक बनाना, इन दोनों का मीनिंग एक जैसा ही हो गया, मतलब ये एंटोनिम नहीं है, ये क्या सिनोनिम है, एक जैसे हैं। अब निवेदन करने का जैसा और क्या है, अनुरोध करना, प्रतिबंध तो अलग हो गया, अपव्यय आवंटित नहीं। इसके लिए अनुरोध करना बहुत सही रहेगा, ठीक है। दोनों अपहरण करना और बंधक बनाना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इस प्रकार निवेदन करना और अनुरोध करना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। बोथ एबडक्ट एंड किडनैप आर सिनोनिम टू ईच अदर इन द सेम वे सॉलिसिट एंड रिक्वेस्ट आर सिनोनिम टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, मतलब अनुरोध करना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्क जूल, तो एरिया के लिए क्या होना चाहिए। भाई वर्क जो है वो जूल में काउंट किया जाता है, अगर आप ध्यान से देखें, कार्य जो है वो जूल में काउंट हो रहा है, ठीक है। तो एरिया किस में काउंट किया जाएगा, ठीक है, रेडियन में, पैरीमीटर में, लेंथ में या हेक्टेयर में, ठीक है। कार्य जो है वो जूल में हो रहा है, तो क्षेत्रफल किस में होगा, रेडियन में, परिमाप में, लंबाई में या फिर हेक्टेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, एक बार देखिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए, देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, अवधारणा यही है, जिस प्रकार कार्य को जूल में नापा जाता है, कार्य जो होता है वो जूल में नापते हैं, ऐसे ही क्षेत्रफल को हम लोग हमेशा किस में नापते हैं, ये पूछा गया है। क्षेत्रफल को हम लोग किस में नापेंगे, ये पूछा गया है, हेक्टेयर में। किस में नापेंगे, हेक्टेयर में। हेक्टेयर का मतलब हो जाता है डी ऑप्शन, रेडियन, पैरामीटर, लेंथ या फिर हेक्टेयर। हेक्टेयर इसके लिए बिल्कुल सही होगा। कार्य जूल में नापा जाता, मतलब कौन सा चीज है और उसकी इकाई क्या है।
तो कार्य जूल में नपता है, क्षेत्रफल हमेशा हेक्टेयर के अंदर नापा जाता है। तो डी ऑप्शन हेक्टेयर इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 4th नंबर, आइए बात करते हैं। क्रिकेट पिच ऐसी रेसलिंग के लिए क्या होना चाहिए? क्रिकेट जो होता है वो पिच के ऊपर खेला जाता है, ऐसी कुश्ती कहाँ खेली जाती है ये पूछा गया है। मतलब प्लेस कौन सी जगह है, इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट आया था। रिंग, रेसलर, ग्राउंड या फिर एरेना। रिंग पहलवान, मैदान या फिर अखाड़ा। ठीक है, चलिए करिए एक बार इस चीज को, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, क्रिकेट जो रहता है वो पिच के ऊपर खेला जाता है, ऐसी कुश्ती जो होती है वो कहाँ खेली जाती है? कुश्ती जो होती है वो अखाड़े में खेली जाती है, अखाड़े में। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसके लिए सही है, दूसरा पहले का खेलने का स्थान है। यहाँ पिच क्रिकेट का खेलने का स्थान है, उसी तरह अखाड़ा जो होता है वो कुश्ती का खेलने का स्थान है। Here pitch is the playing place of cricket, in the same way arena is the playing place of wrestling। wrestling को हम लोग arena में खेलते हैं, रिंक में नहीं खेलते हैं, रिंक में स्केटिंग होती है। ठीक है, हाँ वो आपने रिंग शायद सुना होगा, रिंग के अंदर वो रेसलिंग रिंग वो एक अलग चीज हो जाती है, नहीं वो रिंग होता है, रिंक नहीं होता। रिंक जो दे रखा है ये होता है पर्टिकुलर स्केटिंग के लिए, जो स्केटिंग हम लोग करते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 5th नंबर। भाई आई जो है वो विंग करती है, विंग का मतलब होता है झपकना, ऐसे ही हर्ट क्या करता है? थ्रॉब, मूव, पंप या रेस्पिरेट। आंख झपक तो दिल के लिए क्या होना चाहिए? धड़कना, हिलना, पंप करना या श्वास लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक बार क्या करना है, फिर सॉल्यूशन देखते हैं जी। चलिए देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए आंख जो होती है वो झपकती है, ऐसी दिल जो होता है वो क्या करता है? धड़कता है। ठीक है, धड़कना या फिर धड़कना या धड़क एक ही बात है। तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, आई जो है वो विंग करती है, हर्ट जो होता है वो थ्रॉब करता है, थ्रॉब का मतलब होता है धड़कना। एज एन आई कैन विंक विच इज अ स्पेसिफिक एक्शन दैट एन आई कैन परफॉर्म। ये एक स्पेसिफिक एक्शन है जो सिर्फ आंख ही कर सकती है, आपका पूरे शरीर के अंदर आई ही ऐसी है जो कि विंक कर सकती है। ठीक है, सिमिलरली पंप इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक एक्शन, ये भी एक स्पेसिफिक एक्शन है पूरी बॉडी के अंदर जो सिर्फ हर्ट कर सकता है, दैट द हर्ट परफॉर्म एज द हर्ट पंप्स ब्लड। हर्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। जैसे एक आंख झपक सकती है जो एक विशिष्ट क्रिया है जो एक आंख कर सकती है, इसी प्रकार पंप भी एक विशिष्ट क्रिया है जो हृदय करता है क्योंकि रक्त पंप करता है। ठीक है, तो इसके लिए ए ऑप्शन धड़कना बिल्कुल सही है, थ्रॉप परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 6th नंबर, आइए पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ब्रेन, तो थाइमस के लिए क्या होना चाहिए? लायरेनिक्स, स्पाइनल कॉर्ड, थ्रोट या फिर चेस्ट। पिट्यूटरी मतलब मस्तिष्क लिखा हुआ है, तो थाइमस के लिए क्या होना चाहिए? कंठनली, रीढ़ की हड्डी, गला या छाती। ठीक है, चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर आंसर पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें। देखो पिट्यूटरी मस्तिष्क से रिलेटेड है, ठीक है, पिट्यूटरी जो है वो मस्तिष्क से रिलेटेड है, ऐसी थाइमस किससे रिलेटेड है? थाइमस जो होता है वो छाती से रिलेटेड होता है, चेस्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, चेस्ट से रिलेटेड। पिट्यूटरी इज द ग्लैंड प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड थाइमस इज द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द चेस्ट। पिट्यूटरी मस्तिष्क में स्थित एक ग्रंथि है और उसी प्रकार थाइमस जो होती है वो छाती में स्थित एक ग्रंथि है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा, छाती, चेस्ट। थाइमस इज रिलेटेड टू चेस्ट एंड पिट्यूटरी इज रिलेटेड टू ब्रेन।
पिट्यूटरी मस्तिष्क से संबंधित है, थाइमस का छाती से संबंध है। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फील्ड फार्मर, तो ऑब्जर्वेटरी के लिए क्या होना चाहिए? फील्ड इज रिलेटेड टू फार्मर, इन द ऑब्जर्वेटरी रिलेटेड टू स्टार्स, एस्ट्रोनॉमर, टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉट। ऑप्शन इधर हिंदी में अगर पढ़े तो खेत किसान, तो वेधशाला किसके लिए है? तारे के लिए, खगोल शास्त्री के लिए, दूरबीन के लिए या अंतरिक्ष यात्री के लिए? करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन को बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, खेत में किसान काम करता है, मतलब ये हो गया प्लेस ऑफ वर्क। ऐसे ही वेधशाला में कौन काम करता है? वेधशाला के अंदर खगोल शास्त्री काम करेगा, जो कि एस्ट्रोनॉमर होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। एज फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, सिमिलरली एस्ट्रोनॉमर वर्क इन ऑब्जर्वेटरी। जैसे किसान खेत में काम करता है, इसी प्रकार खगोल शास्त्री जो होता है वो वेधशाला में काम करता है। तो वेधशाला इसके लिए, ये खगोल शास्त्री बिल्कुल सही है, एस्ट्रोनॉमर परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 8th नंबर, आइए बात करते हैं। यूएसए कांग्रेस, तो ईरान के लिए क्या होना चाहिए? ये क्या है? ये है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की चीज अभी मैंने आपको बताई भी थी कॉन्सेप्ट के अंदर। ये है कि यूएसए कांग्रेस, ध्यान दीजिए, और ईरान के अंदर क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट का नेम कुछ बताया था, वही चीज है इसके अंदर। ठीक है, संसद। तो यूएसए कांग्रेस, तो ईरान के लिए क्या होना चाहिए? एल्थिंग, स्टॉटिंग, मजलिस या कॉर्टेस। मतलब यूएसए इज रिलेटेड टू कांग्रेस, इन द सेम वे ईरान का संबंध किससे है? अल्थिंग से, स्टॉटिंग से, मजलिस से या फिर कॉर्टेस से। ठीक है, मतलब वहां की संसद का नाम क्या है? ठीक है, वो ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक बार, फिर आंसर पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। इन द यूएसए द कांग्रेस इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। मजलिस इज द इस्लामिक कॉन्सल्टेटिव असेंबली विच इज लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ईरान। ठीक है, तो इसलिए मजलिस इसके लिए बिल्कुल सही होगा। यूएसए कांग्रेस से रिलेटेड है, ईरान की संसद का नाम मजलिस है। यूएसए में कांग्रेस कानून बनाने के लिए जिम्मेदारी विधायी निकाय है एक। ऐसी मजलिस इस्लामी परामर्श सभा है जो ईरान के विधायी निकाय का काम करती है। ठीक है, तो ये संसद का नाम भी आप कह सकते हैं, और वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की भी जगह आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मजलिस इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, ईरान के लिए मजलिस परफेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ था ओशियन वाटर, तो ग्लेशियर के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन है कूलिंग, केव, आइज या माउंटेन। महासागर के आगे पानी लिखा है, तो हिमनद का संबंध किससे है? ठंडा, गुफा, बर्फ या पर्वत? करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। इसका सही आंसर होगा बर्फ, बिल्कुल सही बात है, आइज। भाई महासागर के अंदर पानी बह रहा है, ऐसी हिमनद के अंदर क्या बह रही है? बर्फ बह रही है। जैसे महासागर का संबंध पानी से, उसी प्रकार हिम्मत का संबंध बर्फ से है। बिल्कुल सही बात है, ओशियन इज रिलेटेड टू वाटर, इन द सेम वे ग्लेशियर इज रिलेटेड टू आइस। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 10th नंबर, देखें। मिनिस्टर्स काउंसिल, तो सेलर्स के लिए क्या होना चाहिए? मिनिस्टर इज रिलेटेड टू काउंसिल, इन द सेम वे सेलर्स इज रिलेटेड टू सी। द ऑप्शंस आर सी, कैप्टन, क्रू एंड शिप। मंत्रियों का संबंध अगर परिषद से है, तो नाविक का संबंध किससे होगा? समुद्र से, कप्तान से, दल से या फिर जहाज से? ठीक है, ये चीज है।
करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। मिनिस्टर्स काउंसिल, सेलर्स के लिए क्या होना चाहिए? दल। मंत्रियों का परिषद होता है, ऐसे ही नाविकों का दल होता है, बिल्कुल सही बात है। मंत्रियों के समूह को परिषद कहा जाता है, इसी प्रकार नाविक के समूह को दल कहा जाता है। A group of ministers is called council. Similarly, a group of sailors is called crew. बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है दल, एकदम सही जवाब क्रियो। चलिए अगला क्वेश्चन है 11th नंबर, आइए बात करते हैं। डिल्यूजन और फिर दिया हुआ है हेल्यूसिनेशन। अब चागरिन के लिए पूछा गया है, ऑप्शंस हैं इल्यूजन, ऑर्डर्ड, कॉगेंट या अनोनियंस। भ्रम, मति भ्रम, तो खेद के लिए क्या होना चाहिए? भ्रांति, व्यवस्थित, तर्कसंगत या फिर झुंझलाहट। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक बार करिए क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए बिल्कुल इसके लिए झुंझलाहट बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट आंसर है। शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक जैसे हैं भाई, भ्रम हो जाए या मति भ्रम हो जाए एक ही बात है। खेद होना या झुंझलाहट सी आना ये भी एक बात होती है, ठीक है। इसलिए खेद का पर्यायवाची झुंझलाहट है, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, एकदम सही जवाब डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 12th नंबर, आइए बात करते हैं। स्केटिंग इज रिलेटेड टू रिंक इन द सेम वे एज टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट, एरेना, पिच, रैकेट। स्केटिंग रिंक से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे टेनिस संबंधित है कोर्ट से, अखाड़ा से, पिच से या फिर रैकेट से। अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा, स्केटिंग और रिंक दिया गया था, मैंने कहा था ना रिंक होता है, स्केटिंग करी जाती है रिंग के अंदर, वही चीज यहां पर आई है। खेलने का स्थान, कौन सा खेल किस जगह पर होता है, उसका प्लेस क्या है, वो इसके अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, करिए एक बार, फिर सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोर्ट। ठीक है, स्केटिंग जो होती है वो रिंक में होती है, ऐसे ही टेनिस जो खेला जाता है वो कोर्ट में खेला जाता है। स्केटिंग रिंग में होता है, उसी प्रकार कोर्ट टेनिस का खेलने का स्थान है। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट आंसर है कोर्ट, एकदम सही जवाब। ठीक है, कोर्ट इज द प्लेस वेयर टेनिस विल बी प्लेड, जहां पर खेला जाएगा। ठीक है, जैसे रिंग स्केटिंग का खेलने का स्थान है, उसी प्रकार कोर्ट जो है वो टेनिस के खेलने का स्थान होता है। एज रिंक इज प्लेइंग प्लेस ऑफ स्केटिंग, सिमिलरली कोर्ट इज द प्लेइंग प्लेस ऑफ टेनिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 13th क्वेश्चन क्या है, बोला गया था कप इज रिलेटेड टू क्रॉकरी इन द सेम वे पेन इज रिलेटेड टू पेपर, बुक्स, स्टेशनरी या इंक। कप क्रॉकरी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पेन संबंधित है कागज से, किताबों से, स्टेशनरी से या फिर स्याही से। इन चारों में से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, करें एक बार, फिर आंसर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए कप इज रिलेटेड टू क्रॉकरी, भाई कप जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है ये देखना है। कप जो होता है वो क्रॉकरी की कैटेगरी में जाता है, इसी तरीके से पेन जो होता है वो स्टेशनरी की कैटेगरी में जाता है ना। तो इसीलिए कप क्रॉकरी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पेन का संबंध स्टेशनरी से। कौन सा किस कैटेगरी में जाता है ये मैटर है इसके अंदर। कप अगर क्रॉकरी की कैटेगरी में, भाई क्रॉकरी में तो काफी सारी चीजें आती है, कप है, प्लेट है, स्पून है, बाउल है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं क्रॉकरी में।
तो ये किस कैटेगरी में डाला जाए, बेसिकली ये है, ऐसी पेन को किस कैटेगरी में डाला जाए, ये हम स्टेशनरी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि सी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉइन इज रिलेटेड टू कब इन द सेम वे काउ इज रिलेटेड टू। लॉइन का संबंध अगर कब से है तो काउ का रिलेशन किससे होगा? काल्फ से, लैम्ब से, फाउल से, या जॉय से? लॉइन इज रिलेटेड टू कब इन द सेम वे काउ इज रिलेटेड टू काल्फ, लैम्ब, फाउल या फिर जॉय? शेर शावक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे गाय संबंधित है बछड़े से, मेमना से, बछड़ा से या फिर जॉय से? चलिए करिए एक बार बात को, इसको समझिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। भाई लॉइन इज रिलेटेड टू कब इन द काउ, मतलब ये यंग वन, उसके बच्चे को क्या बोला जाएगा? शेर के बच्चे को शावक बोलते हैं, ऐसे ही गाय के बच्चे को हम लोग बछड़ा बोलते हैं। जैसे शावक शेर का बच्चा होता है, उसी प्रकार बछड़ा जो है वो गाय का बच्चा है। बिल्कुल सही बात है, और इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं काल्फ, ठीक है। एज कब इज द यंग वन ऑफ द लॉइन, सिमिलरली काल्फ इज द यंग वन ऑफ द काउ, ये चीज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है इसके अंदर, क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम इन द सेम वे एज मीटर इज रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस, रेस्ट या सेंड। घड़ी समय से उसी प्रकार संबंधित है जैसे मीटर संबंधित है गति से, दूरी से, कलाई से या फिर रेत से? ठीक है, करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन को बात करते हैं जी। चलिए भाई सिंपल सी बात है, घड़ी में हम लोग समय देखने का काम करते हैं, ऐसे ही मीटर से क्या करते हैं, मीटर से हम लोग दूरी नापने का काम करता है कि भाई कितनी दूरी पर है, क्या है, मीटर में हम लोग काउंट किया जाता है, ठीक है। क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम इन द सेम वे डिस्टेंस, मीटर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, हम लोग दूरी नापने का काम करते हैं। एज ए क्लॉक मेजर्स टाइम, सिमिलरली डिस्टेंस मेजर्स द मीटर। जैसे घड़ी समय को मापती है, उसी प्रकार दूरी को मीटर मापता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, इसके लिए दूरी परफेक्ट आंसर है, डिस्टेंस राइट आंसर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर इन द सेम वे प्रिजन इज रिलेटेड टू वार्डन, मॉनिटर, मैनेजर और जेलर। संग्रहालय का संबंध अगर अध्यक्ष से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कारागार संबंधित है। कारागार किससे संबंधित है? वार्डन से, मॉनिटर से, प्रबंधक से या फिर जेलर से? ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर आंसर पे बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम इज नोन एज क्यूरेटर, सिमिलरली लाइकवाइज पर्सन इन चार्ज ऑफ प्रिजन इज कॉल्ड जेलर। भाई संग्रहालय को जो भी संग्रहालय को देख रहा होता है, जो भी उसका केयर टेकर होता है, उसको हम लोग संग्रहालय अध्यक्ष बोलते हैं। इसी प्रकार कारागार का जो अध्यक्ष होता है उसे हम लोग जेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेलर, मतलब उसकी देखरेख करने वाला, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो संग्रहालय का प्रभार रखने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष कहा जाता है, इसी प्रकार कारागार का प्रभार रखने वाले व्यक्ति को जेलर कहा जाता है। पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम इज नोन एज क्यूरेटर, लाइकवाइज पर्सन इन चार्ज ऑफ अ प्रिजन इज कॉल्ड जेलर, ठीक है। चलिए मुलाकात होती है आगे की सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।